वेलकम टू बिहार मैटर्स। जरा एक ऐसी जमीन की कल्पना कीजिए जिसके एक हिस्से में भयानक बाढ़ आई हो। मतलब पानी पूरे के पूरे गांव को निगल रहा हो और नदियां उफान पर हों। बिल्कुल। और उसी समय वहां से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर जमीन का दूसरा हिस्सा भयंकर सूखे की मार झेल रहा हो। खेतों में दरारें पड़ गई हों। हाँ, और लोग बारिश की एक बूंद के लिए तरस रहे हों। मतलब ये किसी हॉलीवुड की पोस्ट अपोकैलिप्टिक फिल्म का सीन नहीं लग रहा, लेकिन ये बिहार की वास्तविक जलवायु का जीता जागता सच है। सही बात है। ये विरोधाभास ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है। बाहर से देखने पर भले ही लगे कि ये सिर्फ एक मैदानी इलाका है ना? एग्जैक्टली। लेकिन इसके मौसम का मिजाज बेहद जटिल और कई चरम सीमाओं से भरा हुआ है। और इसीलिए बिहार मैटर सीरीज के आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी जटिलता को डिकोड करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है बिहार की जलवायु और इसकी उष्णकटिबंधीय मानसून प्रणाली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण। बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये एक मेक और ब्रेक टॉपिक है, क्योंकि अब परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता कि सबसे गर्म जिला कौन सा है। बिल्कुल नहीं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वो जिला सबसे गर्म क्यों है। हाँ, मतलब वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे काम करता है। बिल्कुल। और जब तक कोई इन भौगोलिक और वैज्ञानिक तंत्रों को, इसके पीछे के क्यों और कैसे को नहीं समझता, तब तक सिर्फ रटे हुए तथ्य किसी भी मेंस एग्जाम के उत्तर में गहराई नहीं ला सकते। एकदम सही कह रही हैं आप। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कोपेन क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। सिलेबस का ये सबसे परिचित शब्द है। हाँ, कोपेन वर्गीकरण। तो कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश हिस्सा CWA या CWA जलवायु श्रेणी में आता है, जिसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि महज इस एक कोड CWA के पीछे की असल फिजिक्स क्या है। देखिए, इस सीवा को समझने के लिए ना हमें ग्लोबल विंड पैटर्न्स को देखना होगा। सीवा का सीधा सा अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जहां गर्मियां भीषण होती हैं, सर्दियां हल्की होती हैं और बारिश मुख्य रूप से मॉनसून के कुछ खास महीनों तक ही सीमित रहती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का शिफ्ट होना, जो कि गर्मियों में होता है। हाँ, गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है तो ये लो प्रेशर जोन उत्तर की ओर खिसककर बिहार और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आ जाता है। अच्छा, तो ये जो लो प्रेशर है ये एक तरह से विशाल वैक्यूम की तरह काम करता है, जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है। एग्जैक्टली। यही वो तंत्र है जो मानसूनी बारिश लाता है। मतलब बारिश का एक बहुत ही स्पष्ट और सीमित चक्र। लेकिन एक मिनट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरे साल बहुत नमी रहती होगी। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। जबकि दक्षिण बिहार तो गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाता है। ये विरोधाभास क्यों है? यहीं पर भूगोल का असली खेल शुरू होता है, और इसे समझने के लिए हमें उस विशाल संरचना को देखना होगा जो बिहार के ठीक उत्तर में खड़ी है। आप हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर रही हैं? बिल्कुल, हिमालय। ये एक बहुत ही दिलचस्प सैद्धांतिक परिदृश्य है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर कोई नक्शे से हिमालय को पूरी तरह से हटा दे तो बिहार की जलवायु पर क्या असर पड़ेगा? क्या तब भी ये CWA श्रेणी में रहता? बिल्कुल नहीं। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा क्लाइमेट रेगुलेटर है। मतलब ये मौसम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हाँ, अगर हिमालय नहीं होता तो सबसे पहला असर सर्दियों में दिखता। सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाली हार्ड कंपा देने वाली ड्राई और बर्फीली हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे बिहार के मैदानों में प्रवेश कर जाती। तो मतलब जो सर्दियां अभी सुखद लगती हैं वो एकदम जानलेवा हो जाती। एकदम सही। और दूसरी तरफ गर्मियों में जब बंगाल की खाड़ी से मॉनसून की नमी भरी हवाएं आती हैं तो वे हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर होती हैं, जिसे हम ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं ना। एग्जैक्टली, ओरोग्राफिक लिफ्ट। हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, उसमें मौजूद नमी का कंडेंसेशन होता है और फिर भारी बारिश होती है। तो अगर हिमालय की वो दीवार नहीं होती तो ये मानसूनी हवाएं बिना बारिश किए सीधे तिब्बत की ओर निकल जाती। बिल्कुल, बिना हिमालय के बिहार एक बेहद ठंडा और शुष्क रेगिस्तान बनकर रह जाता। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक पर्वत श्रृंखला पूरे एक राज्य की अर्थव्यवस्था और जीवन को निर्धारित कर रही है। बिल्कुल। अब इस विशाल भौगोलिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऋतुओं के चक्कर पर आएं,
तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान की गतिशीलता दिखती है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, मार्च से जून का समय। मार्च से जून के बीच तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन पूरा बिहार एक समान ओवन की तरह गर्म नहीं होता। सही कहा। हम देखते हैं कि दक्षिण बिहार के जिले उत्तर की तुलना में बहुत ज्यादा उबल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे महाद्वीपीय प्रभाव या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, दक्षिण बिहार समुद्र तट से बहुत दूर है। हाँ, वो लैंडलॉक्ड है। और पानी की ये खासियत है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए तटीय इलाकों का मौसम हमेशा मॉडरेट रहता है। लेकिन दक्षिण बिहार इस समकारी प्रभाव से पूरी तरह महरूम है। एग्जैक्टली। वहाँ की हवा में नमी का स्तर भी बहुत कम होता है। और अगर मैं इसमें वहाँ की टोपोग्राफी को जोड़ूं तो दक्षिण बिहार का बड़ा हिस्सा पथरीला है। वहाँ पठारी सीमांत जिले हैं। हाँ, रॉकी टेरेन है। ये इलाका दिन में एक प्राकृतिक हीट सिंक की तरह काम करता है। चट्टानें सूरज की रेडिएशन को पूरी तरह सोख लेती हैं और फिर उसे लगातार बाहर फेंकती हैं। बिल्कुल, जिससे वहाँ का स्थानीय तापमान बेतहाशा बढ़ जाता है। ये हीट सिंक वाला पॉइंट मुझे लगता है बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सटीक पॉइंट है ये। और इसी भीषण गर्मी और लो प्रेशर के कारण एक खास तरह का स्थानीय पवन तंत्र विकसित होता है जिसे लू कहा जाता है। लू, जो कि किसी भी परीक्षा के लिहाज से एक बेहद जरूरी कीवर्ड है। बिल्कुल। लू सिर्फ एक गर्म हवा नहीं है, ये थार मरुस्थल और मध्य भारत के सूखे इलाकों से आने वाली हीट का एडवेक्शन है। हाँ, हीट एडवेक्शन। हाँ, जब दक्षिण बिहार का अत्यधिक गर्म और लो प्रेशर वाला इलाका इन हवाओं को खींचता है तो ये इतनी शुष्क होती हैं कि शरीर की पूरी नमी सोख लेती हैं। यही कारण है कि इस दौरान जो हीट स्ट्रेस है वो अपने चरम पर होता है। एकदम सही। फिर जब हम इस भीषण गर्मी से निकलकर नवंबर के आसपास शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं तो परिदृश्य एकदम से पलट जाता है। हाँ, तापमान 8 से 20 डिग्री के बीच आ जाता है। लेकिन नोट्स को गहराई से देखने पर समझ आता है कि सर्दियों में असली चुनौती गिरता हुआ तापमान नहीं है बल्कि कोहरा है। कोहरा या फॉग अपने आप में मौसम विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना है। बिहार के मैदानों में सर्दियों में अक्सर जो घना कोहरा दिखता है उसके पीछे रेडिएशन इन्वर्जन की प्रक्रिया काम करती है। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। ये रेडिएशन इन्वर्जन आखिर होता क्या है? देखिए, आमतौर पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, हवा ठंडी होती जाती है। हाँ, नॉर्मल लैप्स रेट। बिल्कुल, लेकिन सर्दियों की साफ और शांत रातों में जमीन अपनी गर्मी बहुत तेजी से अंतरिक्ष में रेडिएट कर देती है और बेहद ठंडी हो जाती है। ओके। तो इसके संपर्क में आने वाली हवा की जो निचली परत है वो भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर वाली परत तुलनात्मक रूप से गर्म रहती है। अच्छा, मतलब ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर। एग्जैक्टली। इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब क्योंकि बिहार गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, इसलिए हवा में नमी भरपूर होती है। और जब ये नमी ठंडी होकर कंडेंस होती है और हवा में कोई मूवमेंट नहीं होता तो ये घने कोहरे का रूप ले लेती है। एकदम सही। और ये सिर्फ एक मौसम का नज़ारा तो है नहीं, इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और रबी की फसलों पर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, इसी दौरान एक और टर्म अक्सर सुनने को मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या है और बिहार तक कैसे पहुंचता है? पश्चिमी विक्षोभ असल में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बनते हैं। वहां से इतनी दूर भारत तक? हाँ, वहां से ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के सहारे हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके भारत पहुंचते हैं। ओके। और जब ये बिहार तक आते हैं तो अपने साथ हल्की बारिश लाते हैं। ये बारिश मात्रा में भले ही कम हो, लेकिन गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इस समय फसलों को नमी की सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल, ये विंटर रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए बहुत क्रूशल है। तो सर्दियों की इस हल्की बारिश के बाद अब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मानसून तंत्र। हाँ, मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण। जून से सितंबर तक चलने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून। ये तो सब जानते हैं कि भारत में मानसून की दो मुख्य शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। जी। लेकिन मुझे ये समझना है कि अरब सागर की शाखा बिहार को पूरी तरह बाईपास क्यों कर देती है? बिहार के लिए सिर्फ बंगाल की खाड़ी की शाखा ही क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब मानसून ट्रफ के अलाइनमेंट और भारत के भूगोल में छिपा है।
देखिए, अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर सेंट्रल इंडिया तक तो पहुंचती है, हाँ, पश्चिमी घाट पर काफी बारिश होती है। लेकिन वहां तक आते आते ना उसकी नमी लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के सामने सीधे तौर पर म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ और फिर हिमालय की विशाल दीवार आ जाती है। मतलब ये हवाएं उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं और फिर वहां से एक यू टर्न लेकर गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती हैं। एकदम सही। अराकान योमा और हिमालय इन नमी भरी हवाओं को डिफ्लेक्ट करके सीधे उत्तर पश्चिम दिशा में धकेल देते हैं। और बिहार ठीक इसी रास्ते के बीचों बीच स्थित है। एग्जैक्टली इसलिए से सबसे ज्यादा मॉनसूनी बारिश इसी खाड़ी की शाखा से मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भौगोलिक पैटर्न उभर कर आता है, जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए समझना जरूरी है। वर्षा का वितरण। हाँ, पूरे राज्य में बारिश एक समान नहीं होती। ये 1000 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वेरी करती है। बिल्कुल। और इसका एक बहुत साफ ट्रेंड है। बारिश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। मतलब किशनगंज और पूर्णिया में मूसलाधार बारिश और औरंगाबाद या रोहतास तक आते आते ये काफी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान है मॉइस्चर डिप्लीशन। मॉइस्चर डिप्लीशन, ओके। हाँ, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं सबसे पहले उत्तर पूर्व बिहार में ही प्रवेश करती हैं। उस समय इन हवाओं में नमी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो जैसे जैसे ये हवाएं राज्य के भीतर यानी दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वे रास्ते भर बारिश करती हुई जाती हैं। बिल्कुल। तो जब तक वे हवाएं दक्षिण पश्चिम बिहार पहुंचती हैं, उनका फ्यूल यानी नमी का जो टैंक है वो लगभग खाली हो चुका होता है। एग्जैक्टली और उत्तर पूर्व में हिमालय की नजदीकी भी उस ओरोग्राफिक लिफ्ट को बढ़ा देती है, जिससे वहां बारिश का संकेंद्रण और भी ज्यादा हो जाता है। ये एक बहुत ही लॉजिकल मैकेनिज्म है। अब जब हमने मॉनसून के इस स्थानिक वितरण को समझ लिया है, तो हमें ये भी देखना होगा कि इस असमानता का जमीन पर क्या असर पड़ता है, जो कि बहुत गहरा असर है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी चर्चा उस खौफनाक वास्तविकता की ओर मुड़ती है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, बाढ़ और सूखा। हाँ, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर बिहार को भारत के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ वहां होने वाली भारी बारिश का नतीजा है? भारी बारिश एक कारण जरूर है, लेकिन मुख्य अपराधी वहां की जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी। हाँ, उत्तर बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती, ये सब नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं। वहां उनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और ढलान बहुत तेज है। तो जब नेपाल में भारी बारिश होती है तो पानी अत्यधिक तेज गति से नीचे आता है। बिल्कुल। और समस्या तब शुरू होती है जब ये तेज बहाव अचानक से बिहार के एकदम समतल मैदानों में प्रवेश करता है। एग्जैक्टली। पहाड़ के तेज ढलान से जब नदी अचानक फ्लैट जमीन पर आती है तो उसकी गति टूट जाती है, स्पीड एकदम कम हो जाती है। हाँ, इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है गाद या सेडिमेंट। ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी और गाद काट कर लाती हैं। और समतल मैदान में आते ही नदी का बहाव इतना कमजोर हो जाता है कि वो उस गाद को आगे नहीं ले जा पाती और उसे अपने ही तल में जमा करने लगती है। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब नदी का अपना ही बेड, अपना ही तल ऊपर उठने लगता है और फिर जब पीछे से और पानी आता है तो वो किनारों को तोड़कर बाहर रिहायशी इलाकों और खेतों में फैल जाता है। इसे ही नदियों का सेडिमेंट चोकिंग और रास्ता बदलना या मियांडरिंग कहते हैं। कोसी नदी इसी वजह से इतनी कुख्यात है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये सब उस समय होता है जब पूरी कृषि व्यवस्था मॉनसून के भरोसे होती है। हाँ, खरीफ की फसल। जी, खरीफ की फसल, जिसमें धान और मक्का शामिल हैं, पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बारिश कब और कितनी होगी। ये स्थिति सच में एक रीजनल कॉन्ट्रास्ट का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। अगर कोई इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करे तो उत्तर बिहार भारी बारिश, भारी गाद वाली नदियों और हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ का केंद्र है। और दक्षिण बिहार, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार, जो मानसून के रास्ते के अंत में पड़ता है, वहां बारिश कम है। महाद्वीपी प्रभाव के कारण भयंकर गर्मी है और इसलिए वहां हमेशा सूखे का खतरा मंडराता रहता है। और ये सिर्फ एक प्राकृतिक स्थिति नहीं है, ये
एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक संकट भी है, बिल्कुल। क्योंकि जब खरीफ की फसल बाढ़ में बह जाती है या दक्षिण में सूखे के कारण बर्बाद हो जाती है, तो इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब इस स्थानीय विरोधाभास में एक ग्लोबल फैक्टर भी जुड़ गया है, जो इस पूरी प्रणाली को और भी अनिश्चित बना रहा है। आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हाँ, और उससे जुड़ी वैश्विक जलवायु घटनाओं की। जब हम इन घटनाओं की बात करते हैं तो अक्सर प्रशांत महासागर में होने वाले एल नीनो और ला नीना का जिक्र आता है। जी। कोई यह सोच सकता है कि प्रशांत महासागर में पानी के गर्म या ठंडे होने का बिहार के धान के खेतों से क्या लेना देना है? ये ग्लोबल टेलीकनेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एल नीनो एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का हिस्सा है। एनसो, राइट। जब पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो ये पूरे वॉकर सर्कुलेशन को बाधित कर देता है। ये वॉकर सर्कुलेशन, मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। सरल शब्दों में वॉकर सर्कुलेशन उन ट्रेड विंड्स का सिस्टम है जो समुद्र के ऊपर नमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ओके। एल नीनो के दौरान भारत की तरफ आने वाली नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ग्रेडियंट भारत में मानसून को खींचता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका सीधा परिणाम ये होता है कि भारत में और विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में मानसूनी बारिश सामान्य से काफी कम होती है। एग्जैक्टली। मतलब एल नीनो का सीधा सा अर्थ है सूखा। और ला नीना इसके ठीक विपरीत काम करता है। हाँ, ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे वॉकर सर्कुलेशन और भी मजबूत हो जाता है। तो मानसून ज्यादा एक्टिव हो जाता होगा। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि मॉनसून बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जरूरत से ज्यादा नमी खींची चली आती है, जिससे भारी बारिश होती है और बाढ़ का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और शायद इसी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके अलावा राज्य को मॉनसून पूर्व काल में काल बैसाखी जैसे शक्तिशाली स्थानीय तूफानों का भी सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से पूर्वी जिलों में भारी तबाही मचाते हैं। जी। और इन सब के ऊपर अब क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। बारिश की परिवर्तनशीलता या रेनफॉल वेरिएबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि मॉनसून के दिनों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी है, हाँ, जिसका असर सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। जब छोटे और सीमांत किसानों की फसल लगातार बर्बाद होती है तो उनके पास खेती छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक शिफ्ट है। और इसीलिए हमें केवल रिएक्टिव अप्रोच छोड़कर अडेप्टेशन या अनुकूलन की रणनीतियों पर तेजी से काम करना होगा। तो अगर कोई एस्पिरेंट इस पूरी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा में एक व्यापक उत्तर लिखना चाहे, जी, मान लीजिए सवाल आता है कि बिहार की जलवायु गतिशीलता और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें, तो इस पूरी जानकारी को एक धागे में कैसे पिरोया जा सकता है? देखिए, एक विश्लेषणात्मक उत्तर की शुरुआत हमेशा भौगोलिक अवस्थिति और CW वर्गीकरण से होनी चाहिए प्रस्तावना में। हाँ, उसके बाद उत्तर के मुख्य भाग में आपको उन तंत्रों को समझाना होगा जिनकी हमने चर्चा की है, जैसे लू के पीछे का महाद्वीपीय प्रभाव। बिल्कुल, लू का प्रभाव, सर्दियों के कोहरे का विज्ञान और कैसे अराकान योमा के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। और फिर उस वर्षा वितरण पैटर्न का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि कैसे ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कम होती है। एग्जैक्टली। इसके बाद आपको इस भूगोल को अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा, जैसे उत्तर बिहार की बाढ़ और नदियों का गाद। हाँ, बनाम दक्षिण बिहार का सूखा। और अंत में किसी भी अच्छे उत्तर का निष्कर्ष समाधान उन्मुख होना चाहिए। मतलब वहां हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करनी होगी, सूखे और बाढ़ को बर्दाश्त कर सकने वाले बीजों का विकास, सिंचाई तंत्र का विस्तार और आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का संरक्षण, जो कि बाढ़ के पानी को सोखने के लिए एक प्राकृतिक स्पंज का काम करते हैं। एकदम सही। जब आप भूगोल, जलवायु विज्ञान और नीतिगत समाधानों को इस तरह जोड़ते हैं, तभी एक परिपक्व और अंकदायी उत्तर तैयार होता है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर बिहार की जलवायु सिर्फ गर्मियां, सर्दियां और बारिश का एक सीधा साधा कैलेंडर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हिमालय के ऊंचे शिखरों, बंगाल की खाड़ी की नमी, प्रशांत महासागर के अल नीनो और स्थानीय भू आकृति विज्ञान का एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक ऐसा डायनामिक सिस्टम जो हर दिन राज्य के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को तय कर रहा है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले हम आपके सामने एक विचार छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हर किसी को गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या है? जिस तेजी से रेनफॉल वेरिएबिलिटी बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है, क्या ये संभव है कि आने वाले भविष्य में हमें उत्तर और दक्षिण बिहार के कृषि पैटर्न को पूरी तरह से बदलना पड़े? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि जो फसलें आज उत्तर में उग रही हैं उन्हें दक्षिण में शिफ्ट किया जाए और दक्षिण की फसलों को उत्तर में? इस संभावना पर जरूर विचार करें। ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य की नीतियों का आधार बन सकता है। तो बिहार मैटर्स सीरीज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में एक नई विश्लेषणात्मक गहराई जोड़ेगी। बे ऑफ बंगाल ब्रांच और रीजनल कॉन्ट्रास्ट जैसे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें। हम अगले सेशन में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर लौटेंगे। तब तक पढ़ते रहें और चीजों के पीछे के विज्ञान को समझते रहें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ। नमस्कार।